बड़ी खबर, जहां बोरवेल में गिरे बच्चे की जान बची है। 3 साल के पीयूष का सफल रेस्क्यू किया गया है। सुबह करीब 3 बजे सुरक्षित निकाला गया है। 30 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा था। मासूम पीयूष पूरी तरह स्वस्थ है। करीब 7 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। गुरुवार शाम 8 बजे बच्चा गिरा था। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं गया जी से, जहां बोरवेल में गिरे बच्चे की जान बची है। 3 साल के पीयूष का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। सुबह करीब 3 बजे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 30 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ था। पीयूष पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। करीब 7 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। गुरुवार शाम 8 बजे बच्चा ये गिरा था। तो गया जी से ये बड़ी खबर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है और 3 साल के पीयूष का सफल रेस्क्यू किया गया है। सुरक्षित निकाल लिया गया है। 30 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ था। तो मासूम पीयूष पूरी तरह से स्वस्थ है। करीब 7 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और बोरवेल से बच्चे के निकलने के बाद से परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार शाम 8 बजे बच्चा गिरा था। उस समय मैं रथ यात्रा में ड्यूटी में था लाइन ऑर्डर के जी। सूचना मिलते ही हमने एसडीआरएफ को रस कराया और फिर जैसे जानकारी बोरवेल में है इशू आएगा, इनके पास एक्सपर्टीज नहीं होता है, तो तुरंत हमने फिर एनडीआरएफ को भी खबर करा दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एनडीआरएफ की टीम को इन्होंने कम से कम समय में यहाँ पहुँच गया और इसका परिणाम हम सबके सामने है। तो पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी टीम थी, हमारे सीओ वीडियो थाना सब लोग समय पर आ गए थे, उम्मीद करते हैं। फिर हेल्थ की टीम भी आ गई थी। इन सबकी तत्परता का परिणाम रहा कि बच्चों को हम लोग सकुशल निकाल लिया है। इसमें रेस्क्यू किया गया और सकुशल वापसी हुई। बच्चे को हम लोग सकुशल सुरक्षित लेके आए। इसमें सबका सहयोग रहा। एसडीआरएफ और खासकर एनडीआरएफ की टीम तुरंत आई और उसको रेस्क्यू की। और उससे ज़्यादा बेहतर काम यहाँ के पब्लिक लोग किए, जो तुरंत आए और ऑक्सीजन की व्यवस्था किए। प्राइवेट रूप से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई और बच्चे को सुरक्षित किया गया। फिर सरकारी स्तर से जो व्यवस्था किया गया उसमें भी किया गया। और इसमें कुछ शिकायतें मिली तो उसमें उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। इसमें निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई भी चलेगी और एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कई सवाल भी न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि 30 फीट गहरा बोरवेल कैसे खुला हुआ था और प्रशासन ने खुले बोरवेल को बंद क्यों नहीं किया। सवाल यह भी है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदार इसका कौन होता। एलन हमारे साथ फोन लाइन पर है। एलन, राहत भरी खबर सामने आ रही है, पीयूष निकाल लिया गया है। अभी किस तरीके के हालात हैं? देखिए, पीयूष की हालत जो है वो बेहतर है और पूरी तरह से वो स्वस्थ है। करीब आज सुबह लगभग 3 बजे जो है वो पीयूष को सुरक्षित एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बाहर निकाल लिया गया था। जिसके बाद जो है अब ग्रामीण के साथ साथ उनके परिजन जो है, जिला प्रशासन जो है अब राहत की सांस लिया है। आपको बता दें, कल देर शाम जो है, कल 8 बजे लगभग वो खेलते खेलते जो है वो 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। हालांकि वो 30 फीट में जाकर के वो फंस गया था। उसका दोनों पैर जो है वो अंदर मुड़ा हुआ था, इस कारण जो है वो काफी और अंदर तक नहीं जा पाया। एक राहत वाली बात थी कि मौके पर जैसे जिला प्रशासन को सूचना मिला, स्थानीय मौके पर जो अधिकारी पहुंचे, एसडीआर की टीम पहुंची। करीब 3 से 4 घंटे रात के 12 बजे तक स्थानीय स्तर पर जो कार्रवाई जो रेस्क्यू है वो चलाया गया। जब लास्ट में 12 बजे एनडीआरएफ की टीम पटना से पहुंची, उसके बाद जो है जो टीम है वो यहाँ पर फिर करीब 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत किया। कड़ी मशक्कत करने के बाद जो है उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया और बच्चे की हालत जो है वो पूरी तरह से ठीक है। फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि बच्चा सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अब इस मामले में ये जांच होगा कि जो बोरवेल है कब से यहाँ पे सही छोड़ दिया गया था, क्योंकि अब नल जल के लेकर के वहाँ पर बोरवेल किया गया था, गड्ढा किया गया था, लेकिन उसे ढका नहीं किया गया। और इस लेकर के पूरी तरह से अब जांच किया जाएगा कि इसमें किसकी लापरवाही है और जांच करके उस पर जो लापरवाही बरतने वाला जो अधिकारी है उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़े सफलता जो है जिला प्रशासन को कहे या फिर एनडीआरएफ की टीम को कहे, सभी की संयुक्त टीम के द्वारा जो है एक बच्चे को सकुशल बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम से भी बात हुई है। उनका कहना है कि बच्चा भी काफी साहसी बच्चा था और वो लगातार वो अपनी माता से और एनडीआरएफ की टीम से लगातार वो बात करता रहा। यही वजह है कि बच्चा रात में सोया नहीं और पाइप के माध्यम से उसे पानी भी पिलाया गया, दूध भी पिलाया गया।
तो बच्चा जो है काफी साहसी था, यही कारण जो है कि बच्चा जो है आज पूरी तरह से सकुशल काफी अच्छा है और उसे स्थानीय स्तर पर जो अस्पताल है वहाँ भी मतलब कि इलाज किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन आज चलेगी। प्रदूषण मुक्त यह ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत रेलवे भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह इसे चलाया जा सके। 10 कोच वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन मानी जा रही है। ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का अत्याधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली यह ट्रेन केवल पानी की भाप उत्सर्जित करती है, जिससे जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है। इसमें 682 सीटें हैं, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। यहां से टीवी का इशू है। बिना धुएं के भरेगी रफ्तार। रेलवे का सबसे ग्रीन सफर। नई तकनीक और बिना धुएं के अब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन फर्राटा भरने को तैयार है, जहां इंजन डीजल या ओवरहेड बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से दौड़ेगा। हरियाणा के जींद से ये देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन अपने सफर की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन को चलाने का मकसद उन रेल मार्गों पर डीजल इंजन की जगह पर्यावरण को सुरक्षित करने का विकल्प उपलब्ध कराना है, जहां बिजली की ओवरहेड लाइन बिछाना कठिन या बेहद महंगा होता है। नई हाइड्रोजन ट्रेन को 10 कोच वाले DEMU सेट के रूप में तैयार किया गया है। इसमें 682 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। आखिर हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है? इस ट्रेन में ना तो डीजल इंजन होता है और ना ही ओवरहेड बिजली की जरूरत पड़ती है। इसकी छत या विशेष हिस्से में हाइड्रोजन गैस का टैंक लगाया जाता है। वहीं फ्यूल सेल के भीतर टैंक से आने वाली हाइड्रोजन और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन आपस में रासायनिक प्रक्रिया करती है। इस प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है, जो कि ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। सबसे खास बात यह कि इस पूरी प्रक्रिया में धुआं कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। यही वजह है कि इसे जीरो एमिशन ट्रेन कहा जाता है। कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ये तकनीक भविष्य के परिवहन का अहम विकल्प मानी जा रही है। यही वजह है कि भारत की हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक और तेजी से कदम बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इसमें रांची रेल मंडल के भी 2 स्टेशन पिस्का नगड़ी और मूरी शामिल है। अमृत योजना के तहत इन दोनों रेलवे स्टेशन का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया गया है। इसमें पार्किंग से लेकर यात्रियों के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी, और दोनों जगह लिफ्ट भी लगाई गई हैं यात्रियों की सुविधाएं के लिए, जो कि पहले नहीं थी। उसके अलावा अप्रोच रोड ड्रेन इम्प्रूवमेंट वर्क हुआ है, वेटिंग हॉल बना है, फिर स्टेशन वेलकम गेट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के भी बहुत सारे उसमें काम हुए हैं। तो प्लेटफॉर्म शेड भी, ताकि यात्री जब ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म शेड में भी बैठे होते हैं, क्योंकि रांची का मौसम समझते हैं कि थोड़ी बारिश वाला है, तो उस हिसाब से प्लेटफॉर्म शेड पे भी ध्यान दिया गया था कि प्लेटफॉर्म शेड जरूर हो, जो कि पहले नहीं था। वाटर बूथ्स की फैसिलिटी एडिशनल उसमें प्रोवाइड कराई गई है इसी वर्क के अंडर में। और मेन मतलब पिस्का में तो प्लेटफॉर्म का मेजर वर्क।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चाईबासा को भी आज बड़ी सौगात मिलेगी। विकसित किए गए चक्रधरपुर रेल मंडल के पेमलगढ़ रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। स्टेशन में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव और स्थानीय विधायक शामिल होंगे। तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो विमलगढ़ स्टेशन है उसका उद्घाटन करेंगे, वर्चुअली करेंगे। ऑल ओवर इंडिया करीब 75 स्टेशन का इनॉग्रेशन होगा, जिसमें विमलगढ़ भी है। ये स्टेशन में जो अपग्रेड अपने फैसिलिटीज़ है वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई है। स्टेशन काफ़ी अच्छा और सुंदर बनाया गया है। इसका उद्घाटन 17 तारीख को होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने गुरुवार देर रात नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11.21 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल, डेंटल, आयुष और मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पंजाब के आरण गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया है। परीक्षा में 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किया है। टॉप स्कोरर्स में 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार परीक्षा दी थी। 99% टॉप रैंकर्स की उम्र 17 से 19 साल के बीच रही। क्वालिफाई करने वाले कुल उम्मीदवारों में 58% से ज्यादा छात्राएं और 55.1% छात्र हैं। नीट में नवादा के आयुष का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। ऑल इंडिया रैंकिंग में चौथा स्थान मिला। नवादा के वारसलीगंज के रहने वाले आयुष हैं। भलोटिया नीट में बिहार टॉपर आयुष भलोटिया बने हैं। तो नवादा के आयुष का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। ऑल इंडिया रैंकिंग में चौथा स्थान आयुष ने हासिल किया है। नवादा के वारसलीगंज के रहने वाले। तो नीट में नवादा के आयुष का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है और इस बिहारी छात्र के प्रदर्शन से पूरे जिलेवासी खुश हैं। इसके साथ साथ बिहार का मान इन्होंने बढ़ाया है। ऑल इंडिया रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया है। नवादा के वारसलीगंज के रहने वाले आयुष हैं, जिन्होंने नीट में अपना कमाल जलवा दिखाया है। नीट में बिहार टॉपर आयुष भलोटिया बने हैं। तो नवादा का मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया है और जिस तरीके से इस नीट एग्जाम को लेकर के कई सवाल उठते रहे, रीनीट भी हुआ और ऐसे में रिजल्ट चौंकाने वाला सामने आया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनके परिवार वाले उनको मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार वालों में खुशी है और ऑल इंडिया रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया है। बड़ी खबर पटना से है, जहां बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक आरजेडी प्रवक्ता थे। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल से मिलकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से मृत्युंजय तिवारी नाराज थे। इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनके जैसे समर्पित निष्ठावान नेता के लिए पार्टी में कोई सम्मान नहीं था। बार बार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेता ने संज्ञान नहीं लिया। तेजस्वी यादव से भी शिकायत के बावजूद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अपमानित होकर वो राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने बुरे दिनों में आरजेडी का साथ दिया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरजेडी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद किया। तेजस्वी यादव वैसे ही लोगों से घिरे हुए, मृत्युंजय तिवारी ने बताया। मृत्युंजय तिवारी का बयान आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हमने बुरे दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभाव वर्ष 2014 में दी थी। हमने बखूबी
जिम्मेवारी का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को आगे बढ़ाया प्रमुखता से। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है। और देखिए, मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है तो जेडीयू ने कहा कि आरजेडी में भगदड़ मची हुई है, बहुत जल्द आरजेडी में बड़ी टूट होगी, ये तो शुरुआत है। निजी फैसला है लेकिन सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के बड़े ही जिम्मेदार राजनेता थे, लंबे अरसे से पार्टी की सेवा कर रहे थे, फिरका परस्ती ताकतों से लड़ रहे थे। विषम परिस्थितियों में भी गठबंधन का और पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर राजद का शीर्ष नेतृत्व नए सिरे से विचार करेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनको जोड़ने का प्रयास करेगा। मृत्युंजय तिवारी जी ने बेहद सही कदम उठाया है। आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी और बड़ी संख्या में पार्टी में टूट होनी है। यह तो शुरुआत है। तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व किसी को पसंद नहीं है, न जनता को न उनके पार्टी के लोगों को। तेजस्वी यादव, लालू यादव या राबड़ी देवी से नहीं है, जो उनके साथ रहने वाले उनसे। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी निष्ठावान समर्पित नेता कार्यकर्ता का अपमानित करता है, वो शिकायतें लेकर नेता के पास जाता है, तो नेता का काम है सुनना, न्याय करना, सही को सही, गलत को गलत। अब तो कोई भी एक भी पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, जिले का हो, प्रखंड का हो, सब लोग ये जानते हैं कि मृत्युंजय तिवारी ने कभी भी पार्टी का नुकसान नहीं किया, अनुशासनहीनता नहीं की, पार्टी का झंडा नहीं झुकने दिया, प्रखरता के साथ पार्टी की बातों को रखा। लेकिन जो सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो फिर सियासत को, ऐसे सियासत को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सवाल तो अब उठेगा कि जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि यह उनका विवेक है, उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया वो वही बता सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये उनका विवेक है कि उन्होंने जो फैसला लिया है उसके संबंध में वही स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने मृत्युंजय तिवारी को बीजेपी में आने का ऑफर दिया है। प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी एक समर्पित कार्यकर्ता रहे थे, उन्होंने आहत होकर पार्टी छोड़ा है। ऐसा समर्पित कार्यकर्ता अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रवक्ता थे और आरजेडी के बड़े ही जो है से सारे टीवी चैनलों पर, मीडिया में, सभी जगह जो है से पूरी मजबूती के साथ बात को रखने का काम करते थे, समर्पित भाव से काम करते थे। हम सब लोग आपस में जब एक साथ बैठते थे, डिबेट करते थे, तो विभिन्न मुद्दों को जो है से लेकर करके बातें होती थी और उस विषय पर जो है से बड़े आक्रामक और धारदार तरीके से रखते थे। लेकिन जिस प्रकार से जो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करे, उसके लिए वहाँ जो है से अगर सम्मान नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को उस जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं मुझे लगती है कि रहनी चाहिए। और मृत्युंजय तिवारी जी ने देर सवेर जो भी फैसला लिया है, बहुत ही उचित फैसला लिया है कि आरजेडी से सभी पदों से इस्तीफा देकर करके और पार्टी से इस्तीफा देने का। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या आपके लिए दरवाजा उनका खुला हुआ है? निश्चित तौर पे अगर मृत्युंजय तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे, अगर सही तरीके से, सही जो है से कह सकते हैं कि जो विकास परक व्यक्ति हो, समाज परक व्यक्ति हो, राष्ट्र परक व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो उनका स्वागत जो है से हम करेंगे। तेलंगाना से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने विवादित बयान दिया है। मोहम्मद जावेद ने कहा कि संस्कृत बाहर से आई भाषा है, हिंदी और उर्दू देश की भाषा है। तो कांग्रेस सांसद का ये विवादित बयान, जहां उन्होंने संस्कृत को बाहर की भाषा बता दी है, हिंदी और उर्दू देश की भाषा बताई है।
जहाँ तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये ज़रूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकेंड लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज को ऐसे हम ख़त्म करने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है, संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेज़ी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम ख़त्म नहीं होने। किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने संस्कृत को देश के बाहर से आई भाषा बताया। कांग्रेस सांसद के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने कांग्रेस सांसद पर जोरदार हमला बोला है तो आरजेडी इस मुद्दे पर कन्नी काटती दिख रही है। खत्म हो गया है तो उनके सांसद भी लगता है ड्रेल हो गए, क्योंकि जिस तरह से संस्कृत के बारे में वो बोल रहे हैं कि विदेशी भाषा है, तो उनको इतना समझ में आना चाहिए कि संस्कृत ही इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, पांडुलिपि में है। तो संस्कृत का इतना महत्व है, ये कांग्रेसी को समझ में नहीं आता है। कांग्रेसी का तो जनाधार ही शुरू में संस्कृत था, अब उसी के खिलाफ बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ड्रेल हो गए। मुझे लगता है कि सांसद किशनगंज को जाकर थोड़ी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि आज वो बिना जानकारी के जिस संस्कृत भाषा को विदेश की भाषा कह रहे हैं, संस्कृत भाषा का इतिहास 3500 वर्ष पुराना रहा है। माननीय सांसद किशनगंज को अपनी जानकारी और संपुष्ट करनी चाहिए और तब संस्कृत भाषा पर कोई कमेंट करना चाहिए। संस्कृत भारत की एक प्राचीन भाषा है और जहां तक किशनगंज के सांसद का सवाल है, उनकी राय जो संस्कृत भाषा पे है ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी। उनकी मांग है कि उर्दू उनके कॉलेज में पढ़ाया जाए। लोकतंत्र है, मांग रखने का अधिकार है, उन्होंने मांग रखा है और सरकार को मानना भी चाहिए। उर्दू अच्छी भाषा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत देश की प्राचीनतम भाषा है। हिंदू, उर्दू और संस्कृत आपस में जुड़े हैं। भाषाई विवाद पैदा करने से पहले वो भाषा का इतिहास जान ले। हिंदी साहित्य और सूफी साहित्य को जो जोड़ा, यही तो हमारी तहजीब जो हिंदुस्तान के उसका परिचायक है। इसलिए भाषागत विवाद पैदा करना, अरे उर्दू, हिंदी, संस्कृत ये अन्योन्याश्रय संबंध है। बहुत सारे शब्दों का जो हिंदी से जुड़ा रहा है वो उर्दू में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए भाषागत विवाद पैदा करना से पहले भाषा का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।